देखिए, कल हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो आर्टिकल 15 आपका स्टार्ट किए थे। 14 कंप्लीट हो गया था और 15 स्टार्ट किए थे। तो आर्टिकल 15 आपका क्या कह रहा है, कुछ बातों पे जो सरकार है, स्टेट है, यहाँ पे वर्ड किसका यूज किया जाएगा, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या कोई ऐसी संस्था जिसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। तो स्टेट अपने सिटीजन्स में 5 बातों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये कल हम लोग देखे थे। वो क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट 16 वाले में आएगा। तो इसमें 5 बातों पे आपका विभेद नहीं कर सकता। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। मतलब किसी को आप विभेद करके किसी को फायदा या नुकसान नहीं दे सकते, ये बात आपका है। तो यहाँ पे विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में रहना, किसी के पक्ष में रहना या किसी के विरोध में हो जाना, ये नहीं कर सकते हैं। शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। मतलब कोई और आधार है तो आप मतभेद कर सकते। इन 5 बातों पे विभेद नहीं कर सकते, मतभेद नहीं कर सकते। हम लोग कल देखे थे कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्स और जैसे ही आपका क्या आ जाता है, डिफेंस सर्विस, जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो विभेद की संभावना हो जाती है। मेल फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप देखिएगा कि वहां पे सैन्य बल की बात आ जाएगी, डिफेंस फोर्सेज की बात आ जाएगी, तो डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये पॉइंट आपका है जो आपको देखना है। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल 15 के सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जो आपको देखना है। तो आपके 3 एक्सेप्शंस हैं इसके, देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस। और वो 3 एक्सेप्शंस इसमें आपके अब 3 नहीं 4 एक्सेप्शंस हो गए हैं। जैसे 15(1) और 15(2) क्या कह रहा है, 15(1) और 15(2) आपको अधिकार दे रहे हैं, और 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) ये अपवाद क्रिएट कर रहे हैं। दीज आर क्रिएटिंग एक्सेप्शंस। ये 4 अपवाद आपके बताए जाते हैं जिस बेसिस पे आप स्टेट क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो दीज आर द 4 बेसिस ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। वो 4 अपवाद क्या हैं? पहला अपवाद तो यही है कि स्टेट क्या कर सकता है, महिला और बच्चों के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, स्टेट क्या कर सकता है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध आपका बनाया जा सकता है। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। जैसे कि आप देखिएगा उदाहरण में क्या किया गया है, रिजर्वेशन पॉलिसी आपका प्रोवाइड किया गया है वुमेन्स के लिए, किसमें, पंचायती राज में और म्युनिसिपालिटी में। अभी रिजर्वेशन आपका 106वें संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन योजना, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, संसद और राज्य विधायिका में सीटें आरक्षित की जा रही है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं। बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे इसके लिए तो संविधान संशोधन ही कर दिया गया, आपके 21A आर्टिकल जोड़ दिया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 21 का जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी हो गई। तो बड़े सारे प्रबंध आपके स्टेट करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रोविजंस आपके स्टेट कर सकता है महिलाओं के लिए और किसके लिए, बच्चों के लिए। तो ये एक्सेप्शन आपके 4 अपवाद हैं। स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडी या प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस। ये आप देखिएगा। फिर अगर आप देखिएगा तो यहां पे एक और प्रबंध आपका बनाया गया है आर्टिकल 15(4) में, 15(4) में आपका एक और प्रबंध बनाया गया है। 15(4) में क्या किया गया है, 15(4) में आप देखिएगा जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, कौन से पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग हैं। कौन से, यहां पे बैकवर्डनेस की बात की जा रही है। 2 तरह के बैकवर्डनेस की बात की जा रही है, एक तो सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस। 2 प्रकार के
पिछड़ेपन की बात की जा रही है यहाँ पे, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अगर आपका है, इसी के अंदर आपके इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। तो 15(4) में क्या जोड़ा गया है? 15(4) में अगर आप देखिएगा तो स्टेट के पास ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकता है। 15(4) में स्टेट के पास ये पावर है कि वो जो यहां पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, सोशली एंड एजुकेशनली, केवल दो आधार बताए गए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन पे। अगर ये दो बैकवर्ड क्लास आपके हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, या तो अनुसूचित जाति हैं या तो अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए भी राज्य क्या कर सकता है? विशेष उपबंध बना सकता है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 15(4) है अनिवार्य नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि राज्य करे ही करे, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है? ये सहायता प्रदान करने वाला ये प्रबंध है। राज्य चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो जबरदस्ती आप उससे ले नहीं सकते हैं। ये बात आपका बोला जा रहा है। यू कैन नॉट कंपल्सरी टेक दिस राइट फ्रॉम द स्टेट, स्टेट कैन गिव इट, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो डिक्लाइन, मना कर सकता है। तो ये बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन कोई बर्थ राइट नहीं है, या रिजर्वेशन कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये मौलिक अधिकार में जरूर है, लेकिन स्टेट चाहेगा तो आपको ये देगा। ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजन आपका है। स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखते हैं आप लोगों को कि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपके जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं, नंबर आपके कम लगते हैं, तो ये सब पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि यहां पे ये जो आपका है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया, जो आपका 15(4) के बाद एक और आर्टिकल जोड़ा जाएगा 15(5), तो 15(5) जो आपका जोड़ा जाएगा ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या किया गया है? इसमें यह किया गया है कि जो हमारे यहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं, जो आपके सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग हैं, इनको भारत के उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाओं में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और भी जो उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन आपका देने की बात कही गई है। तो 15(5) में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग IITs एंड IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे उच्च कोटि के जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये मेजर प्रोविजन आपका है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से इसको जोड़ा गया। ठीक है, ये 27% आरक्षण आपका दे रहा है उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाओं में। इसी चीज को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट बनाया। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय शिक्षण संस्था भर्ती में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट आपका बनाया। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये एक्ट ठीक नहीं है, संविधान के विरोध में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहरा दिया और कहा कि जो आरक्षण आप दे रहे हैं
ये एक ही बार में नहीं दीजिए, स्टैगर्ड वे में दीजिए। स्टैगर्ड वे का मतलब क्या होता है? क्रम बाई क्रम, क्रम के माध्यम से, एक ही बार में सारा आरक्षण नहीं लागू कर दीजिएगा, क्रम के माध्यम से दीजिए। और इसको लागू करने के लिए आपके IIT IIMs की सीटें जस्ट डबल कर दी गई जब ये लागू होना शुरू हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी को लागू करने के लिए क्या किया गया है, ये आपका देखने को मिलेगा कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट आपका बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया कि नहीं, ये आरक्षण जो दिया जा रहा है ये सही है, ये संविधान का विरोध नहीं करता है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों पे, जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ये जो एक्ट था, इन दोनों की वैधता पर मुहर लगा दी है। लेकिन न्यायालय ने कहा, केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करेगा। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आपको यहां पे लागू करना है। तो ये आपका अगला प्रोविजन है जो आप देख रहे हैं, कौन सा? 15(5). 15(5) क्या कह रहा है? 15(5) 93 संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया उच्च कोटि के शिक्षण संस्था, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें रिजर्वेशन देने की बात आपका कर रहा है। और ये जो आपका है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगला बात जो आप देख सकते हैं वो आपका 15(6) है, 15(6). 15(6) इसको किससे जोड़ा जा रहा है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। तो ये आपका 15(6) जोड़ा जा रहा है, जो आप देखिएगा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपका है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, EWS क्लास हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके लिए आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। तो क्या किया जा रहा है, जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 15(6) के अंदर और 16(6) के अंदर दोनों जगहों पे संशोधन आपका किया जा रहा है। 15(6) के अंदर क्या किया जा रहा है, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा। 16(6) में सरकारी नियोजनों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लोगों को आरक्षण मिलेगा। तो ये 15(5) और 15(6) आप देख सकते हैं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस अ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 15(6) शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है, और आपका जो 16(6) है वो आपके सरकारी नियोजन से संबंधित आपका है। स्कोप क्या है? अप्लाइज टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एडेड अनएडेड वंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 15(6) आपके उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाएं में भी, और जो आपकी निजी संस्थाएं हैं, आपके गैर निजी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जो सहायता पा रही हैं, सहायता नहीं पा रही हैं, उसमें आरक्षण देगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नहीं देगा। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है, इसमें आरक्षण EWS कोटा को नहीं मिलेगा। और 16(6) किस में देगा? लोक नियोजन में, आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देगा। एक्सक्लूजन किसको आपका बाहर रखा जाएगा? बेनिफिट्स अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी सिटीजन्स हु आर नॉट ऑलरेडी कवर्ड अंडर SC, ST और OBC। तो जो लोग SC, ST, OBC नहीं हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को ये आरक्षण, मतलब जो जनरल कैटेगरी में भी आपके जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं और एक क्राइटेरिया कुछ फुलफिल करते हैं, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या है? इसको विधिक माना है, सही माना है। ठीक है, अपहेल्ड एज लीगली वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2002। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सालाना जो आपकी आय होनी चाहिए घर की, आपके माता पिता की, वो कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या है? आपके फैमिली के पास 5 एकड़ कृषि भूमि से कम होनी चाहिए। तो 5 एकड़ कृषि भूमि से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप देखिएगा
तो अगर नोटिफाइड म्युनिसिपालिटी है तो 100 गज से ज्यादा आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए। अननोटिफाइड म्युनिसिपालिटी है तो 200 गज तक आपका हो सकता है। तो ये सब बातें आपके हैं जिस बेसिस पे आरक्षण मिल सकता है ईडब्ल्यूएस क्लास को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आरक्षण आपका मिल सकता है इस आधार पे। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये तो हो गया आपके 5 जो आपके आर्टिकल 15 है वो कंप्लीट हो गया। 15(6) आपका क्या है ये अगेन बता दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षण संस्थाओं में आपका दे रहा है। और क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपके फैमिली की इनकम है 8 लाख से कम होगी। दूसरा आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होगा। 200 आपके गज का जमीन आपके अननोटिफाइड म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए। 100 गज का जमीन आपके एक तरह से नोटिफाइड म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए, तभी जाके आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला जो बात आपका है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 16 जो आपका है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है वो एक बार देखते हैं। देखिए क्या बात बोला जा रहा है, लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये आर्टिकल 16 आपका क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 आपका कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, ये आपका बोल रहा है, लोक नियोजन में अवसर की समता। अब इसमें 5 आर्टिकल हैं, 16(1), 6 आर्टिकल हैं, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4) क, 16(4) ख, 16(5) और 16(6). ये सारे आर्टिकल्स इसके अंदर हैं। दीज आर द आर्टिकल्स विच आर देयर इन आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 16 में ये 6 आर्टिकल्स, मतलब आप 6 आर्टिकल हैं लेकिन उसके सब क्लॉज भी हैं, 16(4)(a), 16(4)(b), ठीक है। दीज आर द आपके आर्टिकल्स रिलेटेड विथ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 16(1) क्या कह रहा है, 16(1) सिंपली कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ, यही बात आपका दोहरा रहा है, यही मतलब आपका हेडिंग ही है कि यहां पे बोला जाएगा कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या नियुक्ति के संबद्ध विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, मतलब राज्य के अधीन कोई भी पद आपका है उसके अंदर आपको अवसर की समता देखने को मिलेगी।
तो आर्टिकल 16(1) कोई आपका ऐसा मेजर बात आपका नहीं कह रहा है। आर्टिकल 16(1) क्लियरली बोल रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पे सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इसका सिंपल मतलब है कि स्टेट के अधीन कोई भी आपका गवर्नमेंट पोजीशन है, उस गवर्नमेंट पोजीशन पे सबको बराबर आपका हक होगा, सबको बराबर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सिंपल स्टेटमेंट आपका है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। जो पोस्ट आपका स्टेट होल्ड कर रहा है उसके अंदर आपको अवसर प्रदान किया जाएगा, वो भी बराबर का अवसर आपको प्रदान किया जाएगा। अब यहां पे जो पॉइंट आपका बोला जा रहा है, मेजर जो आपका यहां पे बात देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 16(2) में आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 16(1) तो सिंपली कह रहा है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। तो यहां पे अगर आप बात देखिएगा तो 16 के अंदर दो प्रमुख बातें बोली जा रही हैं आपके एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। तो यह बात आपका बोला जा रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। नियोजन हो गया या नियुक्ति हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट हो गया या अपॉइंटमेंट हो गया, इसमें आपको अवसर की समता दी जाएगी। अब 16(2) क्या कह रहा है ये देखिए, आर्टिकल 16(2) आपका क्या कह रहा है, 16(2) क्या कह रहा है, 16(2) ये कह रहा है कि यहां पे स्टेट जो आपका है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट। ये बात आपका बोला जा रहा है। तो ये 5 बातें आपकी बोली जा रही हैं, वो 5 बातें 15(2) के अंदर, 15(1) के अंदर बोली जा रही है। यहां पे 5 + 2 और बातें बोली जा रही हैं, 7 बातें बोली जा रही हैं। तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 बातें तो आपको किस में देखने को मिला, 15(1), 15(2) में भी देखने को मिला। लेकिन ये 16 के अंदर 2 बातें और आपके बढ़ा दी जाएंगी कि आपका निवास स्थान क्या है और आपके वंशज कौन, आप किसके वंशज हैं, इस बेसिस पे भी विभेद नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका बोला जा रहा है कि आपका निवास स्थान क्या है, आप किसके वंशज हैं, इस आधार पे भी कोई विभेद नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपका है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ योर रेसिडेंस एंड डिसेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। रेसिडेंस का मतलब आप यूपी के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिसेंट का मतलब राजा महाराजा के बेटे हैं या किसी गरीब के बेटे हैं, रिक्शा चलाने वाले के बेटे हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा भारत के नियोजन के अंतर्गत, ये बात आपका बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से है कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 16(3) अब देखिए 16(4), 16(1), 16(2) तो अधिकार देते हैं, लेकिन 16(3) से लेके 16(6) तक अपवाद क्रिएट कर दिए जाते हैं। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स में आप देखिएगा, एक तरफ से हम अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ से हम अपवाद क्रिएट करते हैं, एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे 15(1), 15(2) में हमने अधिकार दिए, 15 दिन में अपवाद शुरू कर दिया महिला और बच्चों के लिए। 15(4) में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, शैक्षणिक और आपके सामाजिक पिछड़े लोगों को देने की बात कर दी। 15(5) में शिक्षण संस्थाओं में बात कर दी। 15(4) में और 15(5) में अंतर क्या है, 15(4) में किसी भी बात पे राज्य आपको अगर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन है तो सहायता प्रदान कर सकता है। 15(5) में विशिष्ट किस मामले में दे सकता है, केवल और केवल शिक्षा के संबंध में दे सकता है।
और 15(6) हमने क्या अपवाद बना दिया, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण लागू कर दिया। अब बात आएगी 16 के अंदर, तो 16 एक जनरल आपका आर्टिकल है। 16(2) 7 बातों पे कह रहा है कि राज्य विभेद नहीं कर सकता। 16(3) से लेके 16(6) तक अपवाद आपके निर्मित कर दिए जाते हैं। दीज आर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 16(1) एंड 16(2). 16(3) क्या कह रहा है, रेसिडेंस के आधार पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अभी आप क्या पढ़े हैं 16(2) में कि रेसिडेंस के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अभी यही पढ़े हैं ना कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 7 क्राइटेरियाज एंड वन ऑफ देम इज रेसिडेंस, एक निवास है। लेकिन 16(3) में बोला जा रहा है रेसिडेंस को आधार बना के विभेद किया जा सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में, लेकिन ये पावर ऑफ लॉ मेकिंग केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर रेसिडेंस को ग्राउंड बना के लोक नियोजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्या बात बोला जा रहा है, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग रेसिडेंस एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों किया गया है कि केवल संसद को ही अधिकार दिया गया है कि वो निवास स्थान को आधार बना के आरक्षण या कोई आपका एक तरह से कहा जा सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है नागरिकों के बीच में, राज्य सरकारें नहीं कर सकती इस बातों को लेकर। ऐसा क्यों है बताइए, व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्यों होगा कि केवल राज्य सरकार ही कर सकती हैं, केंद्र सरकार ही कर सकता है, राज्य सरकार को अनुमति नहीं है कि निवास स्थान के आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन कर सके? क्योंकि अगर राज्यों के अधिकार दे दिया जाएगा कि वो रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दें तो अपने राज्य के लोगों को ही नियोजन देना शुरू कर देंगे और शेष राज्य के लोगों को नियोजन देने से मना कर देंगे। जैसे यूपी में आप आइए तो वो कहेंगे बिहार, उत्तराखंड, झारखंड के लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे, यहाँ के निवासी नहीं हैं। बिहार में जाइए तो बिहार कहेगा हम और किसी राज्य के निवासियों को नहीं देंगे। हमारे देश में इस आधार पे विभेद नहीं हो सकता। आप यूपी के हैं, आप बिहार पीसीएस दे सकते हैं, आप बिहार के हैं, आप उत्तराखंड पीसीएस दे सकते हैं, कहीं का भी दे सकते हैं। हाँ, किसी स्टेट में जब आप देने जाते हैं, आप जाइए तमिलनाडु भी दे सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज पेपर रख देता है। तो जैसे लैंग्वेज पेपर आपके यूपी में भी है, यूपी में भी हिंदी एक लैंग्वेज पेपर है, तो अगर बिहार में भी लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज पेपर अगर रख देता है और अगर आप तमिलनाडु जा रहे हैं आपको तमिल ही नहीं आता तो आप कैसे उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे? तो रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल पार्लियामेंट को है, क्योंकि वो ज़्यादा समझदारी दिखाएगा। ऑल ओवर इंडिया सोचता है जहाँ पे ज़रूरत होगा वहीं पे आरक्षण आपका देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये बात आप देख सकते हैं कि 16(3) क्या कह रहा है, लोक नियोजन के विषय में 3 अपवाद नहीं, बहुत 4 अपवाद हैं। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है। ये क्या बात बोला जा रहा है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रेसिडेंस एज अ ग्राउंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड रेसिडेंस एज अ ग्राउंड फॉर एम्प्लॉयमेंट। केवल और केवल कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो, अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। ये आपके आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया था। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो रेसिडेंस एज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली, नो स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपका पॉइंट है। अगला बात आप देख लीजिए, 15(3) हो गया, 16(4) अब आप देखिए 16(4) क्या कह रहा है, रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में
लोक नियोजन में आपके अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ये भी इनेबलिंग प्रोविजन है, ये भी अनिवार्य रूप से आप राज्य को नहीं कह सकते कि आरक्षण दे ही, चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, लेकिन हमारी देश की राजनीति ऐसी है कि वो देगा ही देगा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो आपको ना दे, बल्कि वो पूरे प्रयास में रहता है कि किसी और तरीके से आरक्षण को बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ना हो तो आरक्षण की सीमा यह है कि लगभग 100 सीटें हैं तो 100 की 100 सीटों आरक्षित कर देंगे। तो ये आप देखिएगा कि रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो आरक्षण आपकी बात कही गई है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन में पहला जो आपका कमीशन था, फर्स्ट कमीशन आपका, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आपका बना, वो काका कालेकर के द्वारा बना। 1955 के आसपास वो कमीशन आपका बना, ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। हालांकि इसका कोई बड़ा उपयोगिता नहीं रही आरक्षण को लेके। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आपका बना था काका कालेकर को लेके, इसका बस नाम जानना है, कोई मेजर इसकी उपयोगिता नहीं। 1955 के आसपास ये आपका बना था। फिर अगर आप देखिएगा तो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आपका बना, और ये जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आपका बना, ये बना बीपी मंडल के नेतृत्व में। बीपी मंडल, इसको मंडल आयोग भी बोलते हैं, मंडल कमीशन भी बोला जाता है। और दिस वॉज क्रिएटेड बाई द देन प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, दिस वॉज क्रिएटेड बाई द देन, एक तरह से आपके प्राइम मिनिस्टर जो आपके थे वो जनता पार्टी जो आप देख सकते हैं 1977-1978 में जो आपके फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आपकी बनी, उसमें ये आपका मोरारजी देसाई ने इसको कंस्टिट्यूट किया। तो ये जो आपका फर्स्ट सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ये द्वितीय बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा इसको गठन किया गया। आर्टिकल 340 में इसका गठन होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके इस मंडल कमीशन को 1979 में आपका बनाया गया और 1980 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। और इस मंडल कमीशन को जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? एक तरह से आपके मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। मोरारजी देसाई, ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो इन्होंने जब अध्ययन किया पूरे भारत में, तो इन्होंने कहा कि देखो पूरे भारत की 52% जो आबादी है वो अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर आती है, और जो जातियों की संख्या है वो 3743 जातियां हैं। 3743 कास्ट्स आर बैकवर्ड इन इंडिया। कितने आपकी जातियां बैकवर्ड हैं? 3747 जातियां हमारे देश में पिछड़ी हैं, और ये पूरे भारत की 52% जनसंख्या का प्रतिनिधि करते। जनसंख्या में उनका हिस्सा लगभग 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपके लगभग 52% लोगों का ये अन्य पिछड़े वर्ग हैं, तो आप इनको प्रोवाइड देम 27% रिजर्वेशन, प्रोवाइड देम 27% रिजर्वेशन, 27% आरक्षण प्रदान कर दीजिए। क्या करिए? प्रोवाइड देम 27% रिजर्वेशन। फिर से बात समझ लीजिए, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 1979 में इसको बनाया गया, 1980 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया। इसने कहा कि भारत में 52% आबादी अन्य पिछड़े वर्गों की है, और ये भारत की 27% आरक्षण का, ये भारत की 52% जनसंख्या का प्रतिनिधि कर रहे हैं।
और इनको मुख्य धारा में ले आने के लिए और इनको और आपके एक तरह से सशक्त करने के लिए 27% आरक्षण इनको प्रदान कर दीजिए, प्रोवाइड देम 27% रिजर्वेशन। ये आपका बात उन्होंने कहा, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका रिपोर्ट बन को तैयार हुआ, तब तक आपके मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर गई। फिर आपके इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी ने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कैसे इसको हम लागू करवा सकते हैं। और यही बात आपका एक तरह से देखा जाएगा कि राजीव गांधी भी सोचे कि ये संभव नहीं है इस तरह का आरक्षण 27% लगाना, देश में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन आपके एक प्रधानमंत्री आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह साहब ने, क्योंकि ये खुद आए थे तो बड़े अनस्टेबल मैंडेट के साथ आए थे, गठबंधन की सरकार थी और इनका खुद पता नहीं था कि कितने दिनों तक सरकार चलेगी, कितने दिनों तक सरकार नहीं चलेगी। जब ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनता है या कोई व्यक्ति बड़े पद पे आता है तो बड़े डर की भावना में रहता है और बहुत सारे कुछ ऐसे निर्णय लेने का प्रयास करता है जिससे कि उसको अगला चुनाव जीतने को मिल जाए। तो इन्होंने आनन फानन में इस आरक्षण को हमारे देश में लागू किया और ये आपका जब आरक्षण लागू हुआ 1990 में सरकारी आदेश के माध्यम से, वीपी सिंह ने गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार के आदेश के माध्यम से 27% आरक्षण रिजर्वेशन में सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया। इस बात को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और जब ये आरक्षण लागू किया तो भारत में बहुत ज़्यादा जातीय हिंसा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए बड़े सारे फॉरवर्ड कास्ट के बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो शेड्यूल आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आपके रिजर्वेशन के डिमांड को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया। जो केस आपका सामने आया वो इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1990 के रूप में जाना जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1990 के मामले से जाना जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को सही बता दिया कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, प्रोवाइड देम रिजर्वेशन, और ये रिजर्वेशन ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी कर दिए इसके साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने निर्णय में ऑब्जर्वेशन किए, कुछ निष्कर्ष भी निकाला, कुछ निर्णय भी दिया। कुछ निष्कर्ष भी निकाला, कुछ निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, तो सुप्रीम देखिए आपका आर्टिकल 16(4) क्या कह रहा है, 16(4) कह रहा है कि जो अन्य जो आपके एक तरह से पिछड़े वर्ग हैं, जो सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप 27% और उसके लिए सरकार क्या कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि रिजर्वेशन आप दीजिए, रिजर्वेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन इन आपके रिक्रूटमेंट होना चाहिए। केवल भर्ती में आरक्षण होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब केवल रिजर्वेशन कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब भर्ती का एग्जामिनेशन हो तभी। अब एक बार आप सेवा में घुस गए और बार बार प्रमोशन के लिए आप आरक्षण मांग कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। वंस यू बिकम अ ऑफिसर और एनी पोस्ट, अब आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरा कहा आपके कि रिजर्वेशन किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। साधारणतः जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए हम स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं, केवल समझा रहे हैं आप लोगों को। इस बात से ये होके कि आप लोग नोट्स जो आप लोगों को मिलेगा उसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट एकदम नहीं लिखवा रहे हैं, पॉइंट समझाते जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है।
तो यहां पे आप देखिएगा कि पहला क्या कहा कि भर्ती में केवल आरक्षण होना चाहिए, आपके पदोन्नति में नहीं। रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट नॉट इन प्रमोशन, पदोन्नति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा बात आपका क्या उन्होंने बोला कि जिसके बारे में आप आरक्षण दे रहे हैं, जो आपके जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े होने चाहिए, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड हो तभी दीजिए। और साथ ही साथ में नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, दे शुड नॉट बी adequately represented in government services, तो जिसको आरक्षण दे रहे हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो और उनका सरकारी नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। दे शुड नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, तभी आरक्षण दीजिए, अन्यथा आरक्षण देने का कोई बहुत लाभ नहीं है। ठीक है, फिर उसने बोला कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आइए, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आइए, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, आगे ले जाने का नियम, आगे ले जाने की नीति को लेके आइए, आगे ले जाने की नीति को लागू करिए। पांचवा बोला कि आप एक आयोग का गठन करिए। आयोग का क्या काम करेगा? आयोग देखेगा कि कौन इस आरक्षण का लाभ पा गया है, कौन आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा है। तो जो आरक्षण का लाभ पा चुका है उसको एक्सक्लूड करने के लिए, और जो आरक्षण का लाभ नहीं पाया है, जो आरक्षण का लाभ नहीं पाया उसको इंक्लूड करने के लिए। तो those who have got the benefit of reservation they should be excluded and those who have not got the benefit of reservation they should be included। तो न्यून जोड़ और अति जोड़ दोनों को करने के लिए आप ये एक आयोग का गठन करिए। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन आपके सुप्रीम कोर्ट ने किए, और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आरक्षण को लागू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आरक्षण आप दीजिएगा तो यह भी सुनिश्चित करिएगा कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू हो। द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर शुड बी अप्लाइड, मलाईदार परत का सिद्धांत लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, मलाईदार परत कौन है? संभ्रांत, अन्य पिछड़े वर्गों में वो संभ्रांत वर्ग जो काफी सशक्त है, ओबीसी में वो आपका वर्ग जो कि ताकतवर है, धन बल से और पढ़ाई लिखाई में भी आगे अग्रणी है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको एक्सक्लूड करिए। और कुछ क्राइटेरिया उसने रखा, क्राइटेरिया अभी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपका है। देखिए क्या क्या बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहां पे आप लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे आप देख रहे हैं कि 16/4 को लागू करने के लिए मंडल आयोग बनाया गया। 1979 में मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, और ये सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने हेतु उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या के उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शामिल नहीं थी। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश कर दी। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव ने दो परिवर्तन प्रस्तुत किए। 27% पिछड़े वर्ग में गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण
और 10% अतिरिक्त आरक्षण गरीबों लोगों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रबंध को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। कहा कि आप आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं दे सकते क्योंकि संविधान में कोई प्रबंध नहीं है। उसी कमी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है और 15/6/16 जोड़ा गया है। अब आर्थिक आधार पर राज्य अगर आप आरक्षण देता है तो कोर्ट रोक नहीं सकता। ठीक है। प्रसिद्ध मंडल केस में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया। तो जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। 27% आरक्षण को सही बताया। और क्या क्या उसने बोला आरक्षण देने के समय, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखना चाहिए। तो जो क्रीमी लेयर के लोग उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण कब होना चाहिए? केवल और केवल आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होना चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है। मतलब अगर देना भी है तो केवल शुरुआत के 5 वर्षों तक ही दीजिए। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, बट ओनली इन सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज इट कैन एक्सीड 50%। अभी आरक्षण आपके देश के अंदर कितना चल रहा है? लगभग 63% के आसपास। 49.5 आपके 27% ओबीसी, 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए और 3 से 4% टोटल और जोड़ लीजिए तो उसमें फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन सब आ जाते हैं। तो 63% 64% के आसपास आपके देश के अंदर आरक्षण है। इसका मतलब 100 सीटों में से जनरल कैटेगरी के पास केवल 36 सीटों के आसपास हैं जिसमें वो compete कर सकते हैं। तो ये बात आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी रिक्त पदों के लिए बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़, जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिल चुका है, या न्यून जोड़, जिनको फायदा नहीं मिला, इसके परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऑब्जर्वेशन किए और इस ऑब्जर्वेशन को कहा कि आप लागू, अब आरक्षण आप दे सकते हैं। बात समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें बोल दी कि 50% से ज्यादा साधारणता आरक्षण नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन केवल भर्ती में होना चाहिए, पदोन्नति में नहीं होना चाहिए, शैक्षणिक और जो सामाजिक पिछड़े हैं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधि सरकारी सेवाओं में नहीं, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। आगे ले जाने के नियम को लागू करिए, एक आयोग बनाइए जो ये ध्यान देखे कि किसको ज्यादा फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। जिसको ज्यादा फायदा उसको बाहर करिए, जिसको नुकसान हुआ है उसको अंदर लेके आइए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इसी डायरेक्शन को समझने के लिए संसद ने फिर संविधान में संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए संशोधन हुआ। और वो जो 2 संशोधन आपके हो रहे हैं, वो 2 संशोधन अगर आप देखिएगा तो ये 2 संशोधन आपके हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन केवल और केवल किस में होना चाहिए? भर्ती में, पदोन्नति में नहीं। इस बात को खारिज करने के लिए एक संविधान में संशोधन हुआ 16(4) का 16(4)(a), ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन, साथ ही साथ में आपका एक कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी कंसेप्ट डाल दिया गया, परिणामिक ज्येष्ठता का भी सिद्धांत डाल दिया गया। दूसरा बात आप देखिएगा, यहां पे बोला जा रहा है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को ले जाने के लिए, इसको खारिज करने के लिए 16(4)(b) को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब एक कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी है क्या, इसको समझ लीजिए। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आगे ले जाने के नियम में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है?
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लीजिए 2026 में कोई एग्जाम हुआ, अब तो वैसा होता नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर हो रहा है, 1000 सीटें हैं, तो 1000 सीटें अगर भर्ती के लिए हैं तो 27% आरक्षण किसको मिलेगा? अन्य पिछड़े वर्ग को। 15% किसको मिलेगा? अनुसूचित जाति को। 7.5% किसको मिलेगा? शेड्यूल ट्राइब को। शेष जो बचेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 50.5%, ये किसको मिलेगा? सामान्य वर्ग को। ये अभी का है, मतलब पुराना जो सिस्टम है जब ये आया था। ईडब्ल्यूएस तो अब आ गया, तो 10% और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये आपका सिस्टम लागू होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए 1000 सीटें हैं, तो 270 सीटें किसको मिल जाएंगी? अन्य पिछड़े वर्ग को। 15% के अनुसार 150 सीटें किसको मिल जाएंगी? अनुसूचित जाति को। 7.5% है तो 75 सीटें किसको मिल जाएंगी? अनुसूचित जनजाति को। 50.5% है तो कितनी सीटें जनरल को मिल जाएंगी? 505। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, 270 में से केवल 250 कैंडिडेट फिट पाए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए और इनकी भर्ती हुई। ठीक है, यहाँ पे 150 में से केवल 130 पाए गए, यहाँ 75 में से केवल 55 पाए गए, और यहाँ पे मान लीजिए 505 में से 505 एलिजिबल मिल गए। अगले साल जब फिर एग्जामिनेशन होगा 2027 में, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई देखो, ये जो सीटें बच गई, इसमें कितनी सीटें बच गई? 20। इसमें कितनी बच गई? 20। इसमें कितनी बच गई? 20। तो अगले साल इसमें कितनी बची? 0। अगले साल कितना सीट आया? फिर 1000। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब 1000 ये जो सीटें बची हैं, इसमें 60 सीटें जोड़ो, टोटल सीट हो जाएगी 1060, और अब इस पे आरक्षण लागू करो। इसका 27% निकालो, इसका 15% निकालो, इसका 7.5% निकालो। पार्लियामेंट ने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हम इसमें संशोधन करके ले आ रहे हैं, और जो सीट जिस वर्ग से खाली होगा उसी वर्ग में जाके जुड़ेगा। तो जो आपका 16(4) ख है, 16(4)b है, उसने जो संशोधन किया, उस संशोधन से क्या आपको देखने को मिल रहा है? वो कह रहा है कि जो सीटें जिससे खाली होनी, जैसे अगले साल एग्जामिनेशन हुआ 1000 सीटें आई, और पिछले साल की कितनी सीटें बाकी हैं? 20 ओबीसी की, 20 शेड्यूल कास्ट की, 20 शेड्यूल ट्राइब की। तो जो यहाँ पे समीकरण आएगा वो वैसे ही रहेगा। पिछले इस साल भी कितनी सीटें आपकी आएंगी ओबीसी के लिए? 270। पिछले साल कितनी बची थी? 20 जुड़ जाएंगी केवल इसी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं? 130। पिछले साल कितनी बची थी? 20, ये इसी के साथ जुड़ जाएंगी। 75 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए थी, 20 सीटें इसको और जुड़ जाएंगी, इनकी 505 की ही रहेगी। ये आपका कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी का सिद्धांत है जो कि आपका काम करता है। ठीक है, ये बात बोला जा रहा है। तो ये ओवररूल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए काम किया गया। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस बात को सम्मान देने के लिए कमीशन बनाया गया 1993 में, जिसका नाम था रामनंदन आयोग। रामनंदन आयोग, रामनंदन आयोग 1993 में गठन किया गया, जिसका काम था कि वो ध्यान देखे कि किसको ज़्यादा फायदा मिला है या जिसको ज़्यादा फायदा नहीं मिला है। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोविजन है जो आप देख सकते हैं। 16(4)A एक बार और देखा जाए, फिर हम वापस आपको नोट्स दिखाते हैं। ठीक है, 16(4)A में क्या बात बोला जा रहा है? 16(4)A में बोला जा रहा है कि भाई देखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 77वें संविधान संशोधन से आपका जोड़ा जा रहा है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और फिर इसमें बाद में एक और संविधान संशोधन होगा, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 85वां संविधान संशोधन। 16(4)B 81वें संविधान संशोधन से, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या संशोधन हो रहा है। इसमें ये कह रहा है कि रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट तो पहले से था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल भर्ती में ही आरक्षण होगा।
लेकिन संविधान का संशोधन करके क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट के साथ साथ क्या लिख दिया गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मतलब जैसे ये 1000 सीटें आपकी हैं भर्ती के लिए, तो भर्ती पाने के लिए इसमें आपके 27% सीटें ओबीसी को, 15% सीटें शेड्यूल कास्ट को, 7.5% सीटें शेड्यूल ट्राइब को। ये तो हो गया आपका रिजर्वेशन इन एडमिशन या रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट। अब मान लीजिए ये पुलिस का पोस्ट था, एसपी बन गए आप, तो 270 आपके एसपी बन गए ओबीसी से, 150 एसपी बन गए आपके शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से 150 और शेड्यूल ट्राइब से कितने बन गए 75। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्या है, जब एसपी से एसएसपी बनाना होगा तो भी हम क्या करेंगे, इनको वरीयता देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे लागू होता है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का सिद्धांत अन्य पिछड़े वर्गों पे लागू नहीं होता, इसका लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को नहीं मिलता, ये केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही मिलता है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात आपका है। तो ये पॉइंट आपका बोला जा रहा है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में इनको लाभ मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 75 और 150 सीटें आपकी हैं, मतलब ये लोग जो हैं। तो अब आप मान लीजिए कि अगला जो आपका सीट है वो कितना है, अगला यहाँ पे फिर आपके 100 सीटें एसएसपी के लिए, तो उसमें 7.5% सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी, एसटी के लिए, और 15% सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी, आपके ओबीसी के लिए। मतलब 15 सीटें इनके लिए, 7.5 को राउंड ऑफ कर दीजिए तो 8 सीटें एसएसपी के लिए बनेंगी। ये तो हो गया आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब फिर इसमें संशोधन किया गया 50वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से। और वहां पे एक शब्द जोड़ा गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। यहां पे शब्द जोड़ा जा रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। आपके प्रोन्नति या पदोन्नति में आरक्षण परिणामिक ज्येष्ठता के अनुसार। अब देखिए ये क्या कंसेप्ट है, जैसे अभी हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि आपको एसपी से एसएसपी बनाया जाएगा, मान लीजिए एसएसपी से डीआईजी का पोस्ट आ गया, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद आपका है, यहीं से बात समझ में आ जाएगी। एसपी से एसएसपी बनाने के लिए पहला तो एक रिजर्वेशन इन आपके प्रमोशन का आपने फायदा ले लिया, तो यहाँ पे कितने लोग पहुँच गए, यहाँ पे 15 जो ऊपर अभी हम लोग देखे थे शेड्यूल कास्ट, और 7.5 मतलब 8 शेड्यूल ट्राइब के आपके एसपी पहुँचे हैं, ठीक है। अब एसएसपी से डीआईजी बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए एसएसपी से डीआईजी बनाया जा रहा है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया रख दिया एसएसपी से डीआईजी बनाने में। उसने कहा कि आपके 15 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, आप किसी बैंक रॉबरी में मेजर भूमिका निभाए हों, आप किसी आतंकवादी संगठन के संदर्भ में कोई छानबीन किए हों, आपको गवर्नर के किसी मेडल से रिकॉग्नाइज किया गया उत्कृष्टता के लिए, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है 15 साल में लगभग 12 साल एक्सेलेंट हो, ऐसे कुछ क्राइटेरिया जो भी आपके पुलिस विभाग में रखे जाते हों, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनिक कार्रवाई ना की गई हो, ऐसे कोई क्राइटेरिया रख के आपका प्रोफार्मा बना दिया गया कि ये जो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग एसएसपी के पोस्ट पे जो ऑलरेडी हैं एलिजिबल हैं,
वो लोग अप्लाई कर सकते हैं डीआईजी के पोस्ट के लिए। अब जैसे ये एसपी से प्रमोट होके एसएसपी बनेंगे तो यहां पे पहले से बड़े सारे एसएसपी होंगे जो जनरल कैटेगरी के होंगे और अन्य पिछड़े वर्ग के होंगे। अब ये बात पे कि ऑलरेडी एक बार प्रमोट हो चुके हैं, ये ऑलरेडी एक बार यहां से प्रमोशन पा चुके हैं, दोबारा प्रमोशन में अगर कोई क्राइटेरिया कम भी रह गया कि मान लीजिए बैंक का कोई केस सॉल्व नहीं किए हो या आतंकवादी संगठन के मामले में नहीं देखे हों, तो भी इनकी ज्येष्ठता को कम नहीं आंका जाएगा, इनकी सीनियरिटी को कम नहीं आंका जाएगा, इनको उतना ही एलिजिबल माना जाएगा जितने और कैंडिडेट हैं और फिर इनको उसके साथ प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी मेक श्योर करता है कि जो कैंडिडेट प्रमोशन पाके आ रहा है वो बाकी सारे अन्य साधारण आपके उम्मीदवारों के बराबर ही सीनियर माना जाए, ये बात आपका बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये मेक श्योर करता है कि जो ऑलरेडी एक बार प्रमोशन पाया है वो अनफिट फॉर नेक्स्ट प्रमोशन ना हो, वो फिर प्रमोशन के लिए एलिजिबल आपका रहे। देखिए, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी इज अ लीगल रूल इन इंडियन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एससी एसटी प्रमोटेड अर्लियर थ्रू रिजर्वेशन retain their higher seniority over general category peers even if the general category peer was originally senior in the lower grade। ठीक है, ये बात आपका बोला जा रहा है कि प्रारंभिक वरिष्ठता या ज्येष्ठता भारतीय सार्वजनिक रोजगार में एक कानूनी नियम है जिसके तहत आरक्षण के माध्यम से पहले पदोन्नत किए गए आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी एसटी एसटी सामान्य श्रेणी के अपने समकक्षों पर अपनी उच्च वरिष्ठता बनाए रखते हैं, भले ही सामान्य श्रेणी का समकक्ष मूल रूप से निचले ग्रेड में वरिष्ठ रहा हो। तो मान लीजिए कि लोअर ग्रेड में अगर वो सीनियर रहा भी हो और आपके हायर ग्रेड में वो आपके क्या हुआ, प्रमोशन पाके ये सीनियर हो गए, तो ये सीनियर माने जाएंगे, ये बात आपका बोला जा रहा है। संवैधानिक आधार 2001 में 50वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। कैचअप नियम को पलटना, इससे पहले के न्यायिक कैचअप नियम के प्रतिस्थापित कर दिया। इसमें कहा गया कि जब किसी वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के कर्मचारी को बाद में उसी स्तर पर पदोन्नत किया जाता है तो वे कनिष्ठ आरक्षित उम्मीदवार के ऊपर अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेता है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है, परिणामिक वरिष्ठता के तहत त्वरित पदोन्नति पाने वाले कनिष्ठ आरक्षित उम्मीदवार उच्च श्रेणी में वरिष्ठ बना रहता है, वरिष्ठ सामान्य श्रेणी कर्मचारी को बाद में पदोन्नति मिलने पर वरिष्ठता पुनः। तो ये सिंपली आपका है, ये एम नागराज के फैसले के संदर्भ में आपका आया था। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये है आपका 16(4)A और 16(4)B जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। फिर आप देख लीजिए अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल आपका है अगला आर्टिकल आप देखिएगा 16(5). ठीक है, 16(4) क 16(4) ख क्लियर हुआ। 16(4)A 16(4)B। 16(4)A क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और फिर उसमें एक संशोधन किया गया 77वां संविधान संशोधन के बाद 85वां संविधान संशोधन, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप देखिएगा। तो ये जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 1995 में हो रहा है, 85वां संविधान संशोधन 2001 में हो रहा है और आपके 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को लेके आ रहा है वो 2000 में हो रहा है। तो ये तीन संशोधन आपके हैं जो आप देख सकते हैं। ये 1995 में आर्टिकल 16(4)A जोड़ रहा है और यही 16(4)A में वापस आपके चेंज किया जा रहा है 2001, आपके 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। और फिर अगर आप देखिएगा तो यहां पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी का जो आपका कंसेप्ट ले आया जा रहा है 16(4)B के अंदर। 16(4)B के अंदर
ये आपका 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से ले आया जा रहा है। तो ये आपके संशोधन हैं जो आपको जानना है। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये 3 संशोधन हो रहे हैं। फिर अगर आप देखिएगा तो 16(5) क्या कह रहा है, 16(5) क्या कह रहा है? 16(5) ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और डिसेंट पे तो कोई नियोजन में विभेद हो नहीं सकता। इसका मतलब रिलीजन के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ पब्लिक आपके पोस्ट हैं जो धार्मिक संगठनों से संबंधित हैं, उन धार्मिक संगठनों पे केवल और केवल धार्मिक, उस धर्म के विशिष्ट लोग ही बैठ सकते हैं। जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लगा के कोई आपके क्रिश्चियन रिलीजन का, इस्लाम रिलीजन का है कि हम बैठेंगे वहां पे मठ के मठाधीश होके, तो हिंदू धर्म के लिए आघात आपका होगा। इसी तरह से आपके जो ये यहाँ पे चर्चेज हैं मेजर, उन चर्चों पे कोई हिंदू कहे कि हम बैठेंगे, आप उस धर्म के बारे में पूरा जानते नहीं, आप क्या करोगे वहां पे जाके। इसी तरह से आपके मस्जिद हैं, उन मस्जिदों पे कोई बोले कि हम बैठेंगे, तो ये आपका, कोई हिंदू बोले कोई क्रिश्चियन बोले, तो इसलिए आपका अपवाद किया गया 16(5) में कि जो धर्म विशिष्ट आपके क्षेत्र हैं, मतलब आपके संस्थाएं हैं, उसमें धर्म विशिष्ट व्यक्ति ही आपका बैठ सकता है। ये भी अपवाद आपका है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत। तो ये बात आप देख सकते हैं, ठीक है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। 16(5) में रिलीजन कैन बी अ ग्राउंड फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट दैट इज ओनली फॉर रिलीजियस इंडाउमेंट्स। धार्मिक संगठनों के लिए लागू होता है, सब चीजों के लिए लागू नहीं होता। अब अगला देख लीजिए, जो फिर आपका एक आर्टिकल जोड़ा जा रहा है 16(6) आपका जोड़ा जा रहा है 16(6) और 16(6) क्या कह रहा है? 16(6) आपका कह रहा है कि रिजर्वेशन फॉर आपके एम्प्लॉयमेंट फॉर EWS क्लास, जो हमने क्या देखा है अभी आपके 103वें संविधान संशोधन से हमने देखा कि उसने क्या किया, 15(6) में भी संशोधन किया और 16(6) भी आपका जोड़ रहा है। तो ये EWS क्लास को आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है 16(6) के माध्यम से। तो ये बात आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके सारे रिजर्वेशन के प्रोविजंस, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 16(1) में जनरल बात बोला जा रहा है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, ठीक है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, 16(2) क्या कह रहा है, विशिष्ट हो जाता है इस बात को और स्पेसिफिक कर देता है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ 7 फैक्टर्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब अपवाद शुरू होंगे, एक्सेप्शन शुरू होंगे। 16(3) में क्या अपवाद है, रिजर्वेशन आपका किस आधार पे दिया जा सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, लेकिन इसको बनाने की शक्ति किसके पास है, केवल और केवल संसद के पास है, राज्य विधायिका के पास नहीं है। 16(4) क्या कह रहा है, शैक्षणिक और जो आपके एक तरह से ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नियोजन में नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये 16(4) आपका बोल रहा है। इसी 16(4) में आपके एक मेजर जजमेंट आएगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन को मानेगा, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी देगा। रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होना चाहिए, ठीक है। आपके अति जोड़ न्यून जोड़ को समझने के लिए एक आयोग बनाइए, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपके वो देगा। इसी बात को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगा 16(4)(a) के रूप में, जो कि आपके 1995 में लेके आएगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को स्थापित करेगा। फिर इसी में 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 से संशोधन करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी लेके चला आएगा।
फिर कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के नियम के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके निरस्त करने के लिए 80 आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगा 2000 के अंदर, जिसमें वो कहेगा कि जो सीट जिस वर्ग से खाली हुआ उसी में जाके जुड़ेगा। और कई बार तो क्या होता है कि जब सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो विशेष आपके भर्ती करवाई जाती है, स्पेशल ड्राइव, केवल और केवल शेड्यूल कास्ट ही भर सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी भर सकते हैं, ओबीसी ही भर सकते हैं ऐसे एग्जामिनेशंस को। तो ये भी बात आप देख सकते हैं। इसके बाद 16(5) आप देख रहे हैं। 16(5) क्या कह रहा है कि रिलीजन कैन बी अ ग्राउंड फॉर आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। 16(6) क्या कह रहा है? 16(6) कह रहा है कि जो आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें अन्य जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको भी नियोजन दिया जा सकता है। शर्तें वही हैं जो आपके 15(6) के अंदर हैं। अब एक बात और आप लोगों को इसमें जानना है, वो है कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। मलाईदार परत किसे कहते हैं? किसे हम कहते हैं क्रीमी लेयर? Who all are known as क्रीमी लेयर। किसको हम मलाईदार परत कहेंगे? किसको हम मलाईदार परत कहेंगे? देखिए, मलाईदार परत किसको कहा जाएगा, क्रीमी लेयर किसको कहा जाएगा, उसमें कुछ क्राइटेरिया आपकी हैं क्रीमी लेयर को कहने के लिए। और वो आपके क्या हैं, जितने भी हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, संवैधानिक पद हैं, जो भी हमारे देश में संवैधानिक पद आपके बैठे हुए हैं लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनको क्रीमी लेयर में आपका माना जाएगा। जनरली कौन आएगा इसमें? जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं, ऐसे जो लोग हैं जो कि आपके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, इनके बच्चों को आपके ओबीसी के आरक्षण में फ़ायदा नहीं मिल सकता। फिर आपके कौन हैं? क्लास ए या क्लास 1, क्लास बी या क्लास 2 कि अगर आप पद पे हैं तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। फिर आप क्या देख सकते हैं? सेकंड पॉइंट आप क्या देख सकते हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। चौथा, अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, कोई पेशेवर हैं, कोई प्रोफेशनल आप हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल में डॉक्टर, लॉयर या और भी आपके चार्टेड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, ऐसे जो लोग हैं, इनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन ये आपके, फिर आप देखिएगा कि अगर आप कर्नल रैंक पे हैं आर्मी में, या एनालॉगस पोस्ट है आपका, समकक्ष कोई पद है और सारे बलों में, जैसे कर्नल का समकक्ष जो भी आपका होगा एयरफोर्स में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्स में, ऐसे लोगों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर 8 लाख से सालाना आपकी आमदनी ज्यादा है तो भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। तो किन डॉक्टर, किन लॉयर, किन इंजीनियर को, किन चार्टेड अकाउंटेंट्स को, कंसल्टेंट्स को आरक्षण, बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? जिनकी 8 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है। तो ये बातें, कौन सा बिजनेसमैन, कौन सा व्यापारी, भाई यहाँ तो परचून की दुकान खोल के भी बैठे हैं लोग, वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं। कुछ भी कोई काम कर रहा है, अगर सरकारी काम नहीं कर रहा तो व्यापारी व्यवसाय कर रहा है। और क्या कर रहा है? एवरीबडी इज डूइंग सर्टेन बिजनेस, सर्टेन ट्रेड। तो सारे व्यापारी, सारे व्यवसायी आ जाएंगे क्या जिनको आरक्षण का लाभ नहीं? वहीं जिनके 8 लाख से ऊपर की आमदनी होगी। तो ये बात आपका बोला जा रहा है। तो मलाईदार पर्वत के अंदर कौन आएगा? संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, उनके सभापति हो गए, ये सब आपके लोग आ जाएंगे। फिर वर्ग का ग्रुप ए या ग्रुप बी या क्लास 2 आप देख लीजिए, जो केंद्रीय सेवा के अधीन अधिकारी हैं। इसके अंदर जो समकक्ष में सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए भी लोग हैं, जैसे वो आपके बैंक के अंदर हैं,
इंश्योरेंस के अंदर हैं, विश्वविद्यालय में हैं, क्योंकि जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं सब क्लास 1 अधिकारी हैं, यानी इक्विवेलेंट टू क्लास 1 पोस्ट। तो आप उनकी सैलरी जो हायर हमारे सिविल सर्वेंट्स की होती है उसके समकक्ष होती है। तो आप देख सकते हैं कि उनको भी क्या माना जाता है, वो भी आपके एक तरह से उनको भी मलाईदार परत का बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको भी फायदा नहीं मिलेगा उनके बच्चों को। सेना में कर्नल या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों में इनके समान रैंक के अधिकारी, डॉक्टर हैं, अधिवक्ता हैं, इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, सलाहकार हैं आदि के पेशेवर हैं, प्रोफेशनल जिसको बोला जाता है। व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल कार्य कर रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री में आप लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में जिनके पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि है या रिक्त भूमि रहने वाले हैं, जिन लोगों की सालाना आय कितनी है 8 लाख रुपए, ये हटा दीजिए 8 लाख आपका है। और फिर आपके शहरी एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, अर्बन एरिया में आपके पास अगर कोई हाउस है तो या यू हैव सर्टेन लैंड जो आपके सीलिंग लिमिट से ज़्यादा, सर्टेन एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है तो ये भी आप देख सकते हैं क्राइटेरिया और है। निश्चित कृषि भूमि से ज़्यादा अगर आपके पास निश्चित किसी भूमि से ज़्यादा आपके पास भूमि है या आपके पास एक तरह से कहा जाएगा कि अर्बन हाउस आपका है, अर्बन लैंड भी है, तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो क्राइटेरिया आपके बताए गए हैं, जैसे 20 एकड़ की ज़्यादा अगर कृषि भूमि है, तो ये सब आधार हैं जिस आधार पे अगर आप आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है पॉइंट? अब ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हम लोगों ने देखा। अभी बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो आपके आरक्षण से रिलेटेड में हैं। उन सारे बातों को, जैसे जर्नैल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता का एक केस है, फिर आप देखिएगा एस नागराज वाला केस है, फिर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो सकता है कि नहीं, ऐसे बड़े सारे बातें हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि इसमें कुछ और विवाद भी जो उठ सकते हैं कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, वो भी देखा जाएगा। लेकिन तब तक एक आर्टिकल और देखा जाए, और वो आपका कौन सा आर्टिकल है, ये हमने देखा आर्टिकल 16। अब 17 देखते हैं। 17 आर्टिकल है, वो बड़ा टॉपिक है तो कल करवा देंगे। 17 आर्टिकल है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये बात आपका बोला जा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत कैसे किया जाएगा हमारे देश में, इस पे आपका एक बात है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में क्या प्रोविजन आपका रखा गया है वो आपको देखना है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में अगर आप देखिएगा तो ये बोला गया है कि अस्पृश्यता है क्या हमारे देश में। अगर आपसे कोई कहा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनटचेबिलिटी, तो हमें तो यही समझ में आएगा कि किसी का शरीर ना छू जाए, अनटचेबल्स उसी को बोला जाता है कि इनसे शरीर ना छू जाए, इनके साथ हम बैठेंगे नहीं खाने के लिए, इनके साथ कुछ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। इसको निवारण करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, उसमें भी नहीं परिभाषित किया गया। बाद में उसी अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को परिवर्तन करके दूसरा नाम दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसमें भी नहीं परिभाषित किया गया। तो परिभाषा क्या अनटचेबल्स का, तो परिभाषा दिया है हमारे एक हाई कोर्ट ने, मैसूर हाई कोर्ट ने। उसने कहा है अनटचेबिलिटी क्या कहा जा सकता है। अनटचेबिलिटी ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये हिंदू धर्म का एक प्रैक्टिस है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर विभेद किया जाता है। अनटचेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस इन हिंदू रिलीजन इन विच अ पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ। क्या होता है कि आपको आपके जन्म के आधार पे आपके साथ विभेद किया जाता है, ना तो आपके साथ कोई खाएगा, ना तो कोई बैठेगा, ना कोई सामाजिक संबंध बनाने का प्रयास करेगा, ना तो विवाह होगा आप ऐसे लोगों के साथ। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है, एक प्रैक्टिस है
हिंदू धर्म के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि आपके साथ विभेद इस आधार पे होता है कि आप कहाँ पे पैदा हुए हैं। तो ये मैसूर हाई कोर्ट का आपका परिभाषा है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी बनाया गया, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता, किसी भी रूप में इसका आचरण, किसी भी प्रकार में आप इसका आचरण करेगा तो उसको रोकता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। तो ये सब तो है। 1976 में इसके लिए पहले का आपका अधिनियम बनाया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसी का नामकरण बस बदला जा रहा है 1976 में, और उसका नामकरण क्या किया जा रहा है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के मूलभूत संशोधन किया गया। इसको नया नाम नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाया गया और कठोर आपका बना दिया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में परिभाषित किया गया, ना उन अधिनियमों में परिभाषित किया गया जो इसके लिए बनाए गए, ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी, शाब्दिक और व्याकरणिक समझ नहीं है, मतलब शब्द का मतलब नहीं कि शरीर टच हो जाए, ये बात नहीं कहा जा रहा है। शाब्दिक अर्थ नहीं लगा सकते हैं अनटचेबिलिटी का हम, व्याकरण में भी जो निकल के आ रहा है उससे मतलब नहीं निकाल सकते हम। मतलब किससे निकाल सकते हैं, जो व्यवहार में आपके समाज में होता है उससे हम मतलब निकाल सकते हैं। तो यहां पे व्यवस्था दी कि शाब्दिक और व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक, इसका उपयोग कैसा है, हिस्टोरिकल उपयोग चला आ रहा है, ऐतिहासिक प्रयोग है इसका। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोग्यता। तो क्या बात बोला जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि सर्टेन क्लासेज ऑफ पीपल are discriminated on the basis of their birth। ये बात बोला जा रहा है। इसका संदर्भ है कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कास्ट इज आपके अनटचेबिलिटी, ठीक है। अतः यह कुछ व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से भी बहिष्कार करता है। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, आप देखिएगा सोशल प्रैक्टिसेस से बहिष्कार करेगा या आपके धर्म संबंधी जो आपकी सेवाएं हैं उनसे एक तरह से आपको रोकने से मना करेगा। मंदिर में नहीं घुसने देगा, मंदिर में घुस गए तो उसके बाद भगवान जी को धो डालेंगे वो लोग कि ऐसे लोग आ गए हैं। तो ऐसा एक दो बार हुआ कि हमारे राष्ट्रपति एक मंदिर में चले गए और राष्ट्रपति साहब आपके एक तरह से क्या थे, वो शेड्यूल कास्ट से थे, और जैसे वो गए मंदिर में और मंदिर से बाहर निकले, पंडितों ने उनको धो दिया, पूरे भगवान को शुद्ध किया। बाद में पता चला तो सबको फिर शुद्ध कर दिया गया। तो जितने लोग और लोगों को पता चला ऐसा ऐसा हुआ। तो ये बातें आप देखिएगा कि इस तरह की प्रैक्टिसेज आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सर्टेन पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, दैट इज व्हाट इज नोन एज अनटचेबिलिटी। इसी को अस्पृश्यता आपका कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और कंफर्म करना है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप लोगों को और ध्यान देना है। जैसे हमने कहा है कि अनटचेबिलिटी स्पेसिफिक हिंदू रिलीजन में आपका है, तो वैसा हिंदू रिलीजन को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जनरली ये प्रैक्टिस किस में आपका बोला देखने को मिलता है, हिंदू रिलीजन में ही देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी सारे रिलीजन्स में ये बाद में जो आए हैं उसमें आपके इस्लाम धर्म में प्रैक्टिस आपको देखने को नहीं मिलता। वो तो समता के आधार पर बनाया गया है, लेकिन बाद में
इंडिजिनाइजेशन ऑफ इस्लाम धर्म भी हो चुका है आपके देश में। तो जितनी कुरीतियाँ हिंदू धर्म में थी उतनी कुरीतियाँ किस में पहुँच गई हैं, इस्लाम धर्म में भी पहुँच गई हैं। तो उनमें भी कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम सब इस्टेब्लिश हो गया है। तो लेकिन जनरली अनटचेबिलिटी आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि एनी प्रैक्टिस विच डिस्क्रिमिनेट्स अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ और कास्ट, और जिसके वजह से वो उनके साथ किसी तरह का कोई सामाजिक संबंध नहीं रखेगा, उनको किसी धार्मिक जगहों पे आने से रोकेगा, उनका बहिष्कार करेगा, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत किन बातों को अपराध माना जाता है, इन बातों से समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पूजा करने से रोकना, क्योंकि आप इस जाति के हैं, इस जगह पैदा हुए हैं। तो या परंपरागत धार्मिक दार्शनिक और अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना कि हाँ इस आधार पर कहा जाए कि नहीं भैया अनटचेबल्स आपके हैं। किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार कर देना, ये भी आपका है। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति को किसी व्यक्ति को बेइज्जती करना, ये भी आपका है। ठीक है, कि आप अनटचेबिलिटी के आधार पे किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो अनटचेबिलिटी मतलब इस आधार पे तो एक बड़ा कठोर कानून आपके देश के अंदर है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसी में थोड़ा बहुत संशोधन सरकार करने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें केवल इतना बात लिखा हुआ है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट कंप्लेन कर देता है कि फला व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद पुलिस पूछेगी नहीं, आएगी, उठाएगी और जेल के अंदर डाल देगी, और बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे बड़े सारे लोगों को फ्रेम कर दिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। तो उसके विरोध में नहीं, उसके लिए याचिका किया गया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने कहा कि हाँ ये केसेज बार बार हम देख रहे हैं, सामने आ रहा है, और ऐसे केवल शिकायत पे ही क्या हो रहा है, शिकायत पे ही कई लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। तो इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या किया, एक तरह से नल एंड वॉइड किया कि इस आधार पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी बात को लेके पूरे भारत में विरोध हो गया और हिंसात्मक विरोध हो गया, और सरकार ने वापस इसको परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया। तो ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आपका है। इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफिशियली नोन एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आपके अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आपका है, जो कि एक तरह से किसी भी तरह का अपराध या किसी भी तरह का जाति संबंधित हिंसा को बचाने का प्रयास करता है। इसमें सिंपली बड़े सारे प्रोविजंस आपके हैं, कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगा कि इसको एक तरह से कंट्रोवर्सी बहुत सारा रहा है कि इसमें केवल शिकायत करने पे ही आपका क्या है, आपको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। तो ऐसे बड़े सारे लोग आपके क्या हैं, जेल के अंदर पहुंच गए। इसका इसी बात को लेके आपके द कंट्रोवर्सी ओवर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट डिबेट्स ओवर एलिज्ड मिसयूज वर्सेस लीगल डायल्यूशन, द बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल एंड स्ट्रिक्ट पीनल सेफगार्ड्स। तो बहुत कठोर आपके प्रबंध इसके अंदर। क्रिटिक्स आर्ग्यू लॉ इज समटाइम्स यूज्ड फॉर फॉल्स कंप्लेंट व्हाइल दलित एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप मेंटेन स्ट्रिक्ट प्रोविजन आर वाइटल टू काउंटर डीप रूटेड कास्ट वायलेंस। तो जो आलोचना करता है वो कहते हैं भाई ये तो बहुत गलत उपयोग होता है, केवल नाम ही ले लिया जाए तो कोई सुनवाई आपकी नहीं है। इसी को डाइल्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बैंड इमीडिएट अरेस्ट, मैंडेटेड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर, अलाउड एंटिसिपेटरी बेल टू प्रिवेंट परसीव्ड मिसयूज। इसी की वजह से पूरे भारत में बहुत बड़ी हिंसा हो गई, जातिगत हिंसा हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया। 2018 में संशोधन कर दिया गया इसको। To nullify the court ruling, Parliament passed an amendment restoring the ban on anticipatory bail and removing preliminary inquiry requirement before arrest। बिना कोई इंक्वायरी के उठा के जेल के अंदर, और कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं है इसमें। तो बहुत कठोर कानून आपका है जो काम कर रहा है। तो ये भी आपके किसके साथ जुड़ता है, 17 के साथ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ ये बात जुड़ता है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, हॉस्टल, सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश में रोकना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, ये सब आधार हैं जिस पे आप कह सकते हैं कि अस्पृश्यता को आगे बढ़ाया जाता है या अस्पृश्यता को इस तरह से देखा जा
सकता है। जैसे एक केस आपका और आया था जो हम लोग आर्टिकल 15(2) में भी डिस्कस कर सकते हैं, उसको 17 में तो नहीं पूरी तरह से डिस्कस होगा, 15(2) में ही वो बात आपका होगा। 15(2) में कन्नाट प्लेस ही आपका यही सीपी पे आपके एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो रोज शाम को, शनिवार को, रविवार को जो कन्नाट प्लेस में गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ समय बिताते थे और उनको खाने पे लेके जाते थे। तो कई सारे होटलों में खाना खिलाते थे। वो बच्चे, सड़क के बच्चे बहुत अत्यधिक गरीब और कपड़े भी ठीक से नहीं पहने होते थे, और जहाँ पे जाते थे तो खुशी के मारे थोड़ा ज़्यादा शोरगुल करते थे। एक होटल ने उनको भगा दिया, निकाल दिया होटल से ही। हस्बैंड वाइफ दोनों होटल के सामने ही बैठ गए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उसके बाद तो जो आपकी चुनौती हुई होटल वाले को, क्योंकि ये बात तुरंत हाईलाइट हो गया सीपी में। यहाँ तो कोई दिल्ली में छींक भी दे तो दिल्ली का न्यूज़ बन जाता है, तो अब वहाँ पे दिल्ली की यही सबसे बड़ी समस्या है। तो वहाँ पे जैसे ही प्रोटेस्ट आपका हुआ तो सारे मीडिया वाले और तुरंत आपके बातें वायरल होने लगी। एमसीडी तुरंत गया, चालान वालान सब कर दिया। होटल बंद होने की नौबत आ गई। उसने बहुत माफ़ी मांगा और बोला कि अन्य लोगों को ये बच्चे परेशान कर रहे थे, थाली फेंक रहे थे, खाना फेंक रहे थे, इस वजह से हमने निकाला, किसी तरह से करके अपना जान बचाएं। तो एबॉलिशन मतलब आपका क्या 15(2) क्या कहता है कि अगर आपने पब्लिक पर्पज के लिए कोई काम किया है, आपने होटल खोला है, रेस्टोरेंट खोला है, तालाब खोला है, कुआं खोला है, कोई भी चीज़ जो पब्लिक पर्पज के लिए डिक्लेयर किया है, उसमें आप कहेगा कि फला व्यक्ति को हम नहीं लेके आएंगे, फला व्यक्ति को हम नहीं जाने देंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका है। एक और आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्या कह रहा है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये कह रहा है कि 4 बातें इसमें 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4), ये 4 बातें आपके कह रहा है। 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4), 4 आपके आर्टिकल्स हैं। 18(1) क्या कह रहा है? स्टेट हमारे देश में किसी भी सिटीजन को या फॉरेनर को, किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकता। स्टेट कैन नॉट ग्रांट एनी टाइटल टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है, यह बात आपका बोला जा रहा है कि आपके सिटीजन्स हो या फॉरेनर्स हो, नो टाइटल कैन बी ग्रांटेड बाय द स्टेट, नो टाइटल कैन बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट कैन नॉट ग्रांट एनी टाइटल टू एनीबॉडी, किसी को भी नहीं दे सकता। सिटीजन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो, उनको किसी भी तरह का कोई टाइटल नहीं दे सकता, एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन। शैक्षणिक और सैन्य मामलों को छोड़कर किसी भी तरह का कोई राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता, कोई टाइटल ग्रांट नहीं किया जा सकता। नो टाइटल्स कैन बी ग्रांटेड टू सिटीजन और एनीबडी, किसी को भी, एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़कर। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक मामलों में आपको कोई उपाधि दे सकता है, जैसे डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी दिया जाता है, पीएचडी आपको दिया जाता है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर दिया जाता है, ये सब आपकी उपाधियां दिया जाता है, स्टेट ही आपको ग्रांट कर रहा है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलिट्री में आपको कई बार वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसे कुछ आपको दिया जाता है। फिर स्टेट आपको क्या करता है? स्टेट आपको भारत रत्न भी देता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री भी देता है। तो ये सब बातें आपकी हैं, अभी इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि स्टेट किसी तरह का कोई उपाधि नहीं दे सकता। दूसरा बात आप देखिएगा 18(2) क्या कह रहा है। आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कई सारे खिलाड़ियों के आगे सर लगा होता है, सर विवियन रिचर्ड्स, सर डेसमैन हैंड्स, ठीक है, आपके सर डॉन ब्रैडमैन, सर इयान चैपल, बड़े सारे सर लगे होते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी बड़े
अच्छा खेले हैं, बहुत महान भी हैं, लेकिन किसी के सामने सर आप नहीं देखते हैं। सर सुनील गावस्कर नहीं सुनते हैं आप, सर सचिन तेंदुलकर भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई टाइटल ग्रहण नहीं कर सकता। ये भी आपका है, इनको दिया गया था, आपके सुनील गावस्कर को टाइटल दिया गया था सरकार, लेकिन वो नहीं ले सकते हैं। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक, नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट अ टाइटल, नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार का कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता, एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा बात आपका है कि कोई भी विदेशी, कोई भी फॉरेनर अगर हमारे सरकार के अधीन काम कर रहा है, he is working under the government of India or government of state, or partly under government of India or partly under government of state, he cannot accept any title from a foreign country without the prior permission of the president of India। जैसे ये किसी भी अधिकारी के, जो भारत का विदेश का कोई आपका अधिकारी है जो हमारे देश में काम कर रहा है, उसको ये रोक लगाया गया है कि कोई भी फॉरेनर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या सिंपली सरकार के अंदर नियोजन पे है, काम कर रहा है, employed by government, cannot accept any title from a foreign country without prior permission of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बात बोला जा रहा है? कोई भी विदेशी जो सरकार के अंदर नियोजन में है, सरकारी नियोजन में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियोजन में है, वो किसी भी तरह का कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है किसी विदेशी देश से बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के। यही बात आपके 18(4) में कहा जा रहा है कि कोई भी फॉरेनर और कोई भी भारत का नागरिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट में है, वो किसी तरह का कोई गिफ्ट, कोई इमोल्यूमेंट, कोई एक तरह से आप कह सकते हैं और भी कोई सुविधा, ठीक है, कोई इमोल्यूमेंट हो गया, कोई सुविधा हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, वो सब किसी भी तरह का कोई विदेशी देश से ग्रहण नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी, आपके एक तरह से कहा जा सकता है कि गिफ्ट और एनी टाइप ऑफ इमोल्यूमेंट या किसी भी तरह का कोई प्रेजेंट ग्रहण नहीं कर सकता। कोई सुविधा, कोई प्रेजेंट ग्रहण नहीं कर सकता विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों किया गया है? जैसे मान लीजिए कोई आपका व्यक्ति भारत सरकार के अंदर नियोजन में है और वो हमारे देश में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको मैनेज करता है, और ये रसिया का कोई साइंटिस्ट आपका है और वो ये क्लेम कर रहा है कि अगले 2 साल में भारत के जितने भी आपके रिएक्टर्स हैं जो कि आपके एक तरह से यूरेनियम पे चलते हैं, और हमारे पास बहुत लार्ज स्केल का थोरियम है मोनाजाइट सेंस में केरला में, तो हम इसको सबको थोरियम का उपयोग करके हम इन सारे प्लांट्स को चला देंगे। जैसे ये बात आपका पता चलता है पाकिस्तान को, तो पहला काम वो करता है उस साइंटिस्ट को गुलदस्ता भिजवाता है, फिर दूसरे दिन वो 5000 का एक गड्डी भिजवाता है, तीसरे दिन 50,000, चौथे दिन 5 लाख, 5वें दिन 5 करोड़, 6वें दिन साइंटिस्ट कहेगा रुको हम ही आ रहे हैं इतना क्यों मेहनत कर रहे हो तुम, पैसा बेच के हम आ जा रहे हैं तुम्हारे पास, बताओ तुम्हारा कौन सा रिएक्टर चलाना है। तो नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप देखिएगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर भारत सरकार के अंदर नियोजन में है तो किसी देश से कोई उपहार, किसी तरह का कोई सुविधा
कोई प्रेजेंट वो तभी ले सकता है जब भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ले, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई धोखा ना हो, वो कोई प्रलोभन में ना आ जाए। तो ये 4 बातें आपकी हैं। इन 4 बातों को फिर सरल तरीके से आप देख लीजिए। पहला बात अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है कि किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट सिटीजन को प्रोहिबिट कर रहा है कि वो किसी तरह का कोई टाइटल ग्रहण नहीं कर सकता फॉरेन से। तीसरा पॉइंट वो किसी फॉरेनर को प्रोहिबिट कर रहा है कि वो किसी तरह का कोई टाइटल नहीं ले सकता विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चौथा पॉइंट वो किसी फॉरेनर या सिटीजन को प्रोहिबिट कर रहा है किसी तरह का कोई गिफ्ट, किसी तरह का कोई इम्प्लॉयमेंट भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो इसमें बताया गया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या क्या बातें हैं। उपाधियों का अंत, अब ये बताइए क्यों उपाधियों का अंत किया जाएगा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्यों किया जाएगा, वाई वी नीड एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हम लोग ये तो पढ़ लिए कि ये 4 बातें। टाइटल्स अंग्रेजों ने खूब बांटा 1857 के बाद लोगों को, क्योंकि उनको लगा कि भारत में अब अखंडता एकता बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ रही है। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने हर जिले में अपने गुर्गे बैठा दिए और किसी को सर, किसी को मैडम, किसी को जंग बहादुर, किसी को वीर बहादुर बना दिया। क्योंकि भारत का 1857 की जो लड़ाई थी उसमें कुछ ही क्षेत्र आपके शामिल हुए थे और कुछ ही लोग शामिल हुए थे। उनको दबाने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया से बड़ा सारा ताकत का उपयोग किया गया। कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो आपका इंडिया है, जो आप देख रहे हैं पंजाब, इस तरफ के एरिया के बड़े सारे लोगों ने सहायता की, राजाओं ने सहायता की। तो जो सहायता किया उसको उन्होंने जंग बहादुर, वीर बहादुर, राय बहादुर, सारे बहादुर बना दिए और इस तरह से देश को तोड़ने के लिए काम किया। तो ये निश्चित हुआ कि जब देश आजाद होगा तो किसी तरह की कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। समता को स्थापित करने के लिए आपका ये बात कहा गया है। देखिए ये बात आपका है, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। स्टेट किसी तरह का कोई उपाधि नहीं दे सकता एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस को छोड़कर। दूसरा 18(2) यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। 18(2) है। 18(3) क्या कह रहा है, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी विदेशी अगर आपका भारत सरकार के अंदर काम कर रहा है तो वो टाइटल केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछ के ही लेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो अब कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई फॉरेनर है, वो भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब एक पॉइंट आप लोग ये भी देख लीजिए, उपरोक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशागुनत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि का अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें यह भी आपका है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। 1954 में कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, शुरू किए गए, और 1977 में मोरारजी देसाई ने इन पुरस्कारों को आपका क्या किया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश में विभेद करते हैं और ये एक तरह से आपके फिर वही डिस्क्रिमिनेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो नेशनल अवार्ड्स आपके दिए जाते थे। मोरारजी देसाई ने डिसकंटिन्यू किया। इंदिरा गांधी जब वापस आई तो 1980 में वापस इन्होंने इसको प्रारंभ कर दिया। नेशनल अवार्ड्स कौन कौन से, नेशनल अवार्ड्स जो आप देखिएगा वो आप देखिएगा किस तरह के नेशनल अवार्ड्स हैं। सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। डिफेंस में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस इज अशोक चक्र एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर इज परमवीर चक्र। ये सब दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब दिए जाते हैं। अब ये कहा जाए कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है तो मोरारजी देसाई ने यही कह के हटा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। दीज आर रिकॉग्निशन ऑफ द सोशल सर्विस एनी इंडिविजुअल हैज परफॉर्म फॉर द सोसाइटी। ये उस व्यक्ति को एक तरह से आपके सम्मान देने के लिए, उस व्यक्ति को मान देने के लिए, उस व्यक्ति को एक तरह से उजागर करने के लिए ये सम्मान दिए जाते हैं, ताकि और लोग इससे प्रेरणा लें और वो भी ऐसा काम करने का प्रयास करें। अवार्ड्स आर ऑल्सो मोटिवेशन फॉर लार्ज मासेज ऑफ पीपल। जब उनको लगता है कि भाई कोई मेहनत करके आपके इस तरह के अवार्ड जीत सकता है, तो और भी लोग प्रयास करते हैं उत्कृष्ट काम करने के लिए। तो अवार्ड्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सोशल सर्विस अ पर्सन हैज प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। द रिकॉग्निशन ऑफ द सोशल सर्विस, जो सामाजिक सेवा किसी व्यक्ति ने किया है उसको मान सम्मान देने के लिए ये अवार्ड्स आपके दिए जाते हैं। तो इसमें कहीं कोई खराबी आपके नहीं है, कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं, तो ये आपका दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इसको बस आप सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं करिएगा अपने नाम के साथ। इसका मान सम्मान करने के लिए आपको सफिक्स कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ऐसे भी बताने, प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। बाकी इसमें कोई और गड़बड़ी नहीं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री है। न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार उपाधि नहीं है, अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों के उनको उल्लंघन नहीं होता, तो ये उपाधि नहीं है, टाइटल्स नहीं है। अवार्ड्स आर रिकॉग्निशन ऑफ अ पर्सन ऑफ द सोशल सर्विस ही हैज डन टू द सोसाइटी। ठीक है, इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई पुरस्कार पाने वालों को नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे पुरस्कारों को त्यागना होगा। तो ये बात आपका बोला जा रहा है। तो अगर आप सफिक्स प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं तो आपको इसको त्यागना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आप लोगों को इसके आगे करवाते हैं। ठीक है।